8 सीटों को जीतना चाहती है और बीजेपी अगर यहाँ पर 8 सीटों पर विजय हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए फिर बैंगलोर जो कोस्टल इलाका है, बीजेपी का जो गढ़ है, यहाँ पर 4 सीटें जीतना आसान हो जाएगा। तो 10 सीटें बीजेपी के हाथ में है और 28 में से अगर हम बात करें तो बीजेपी अगर इस बात को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बीजेपी के एनालिस्ट, बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता, तो उनके सामने ये साफ नजर आता है कि ये तमाम चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी। और उसके अलावा उत्तर कर्नाटक है जो सेकंड फेज में सेकंड फेज में वोटिंग होगी, तो यहाँ पर उत्तर कर्नाटक में भी कास्ट इक्वेशन के आधार पर बीजेपी ने काफी कुछ चेंजेस भी लाए हैं, काफी कुछ बदलाव किए हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट में। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंगलोर में बीजेपी ने पहली बार एक युवा चेहरा जैसे ब्रिजेश चोटा है उन्हें मैदान में उतारा है। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी आजमाने की कोशिश कर रही है। आयशा, आपकी बार के इस चुनाव में आयशा, आपकी बार के इस चुनाव में युवाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा नजर आ रही है? साफ तौर पर हम देख रहे हैं, एक तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसमें कर्नाटक तेज गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को और ऊंचा और ऊपर पहुंचाने में मदद भी कर रहा है। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि जो युवा हैं और अब की बार के जो युवा कैंडिडेट हैं और अब की बार जो नए वोटर हैं, उनकी क्या सोच है अब की बार ग्राउंड जीरो पर कर्नाटक में और बीजेपी को लेकर और तमाम अन्य दलों को लेकर? देखिए, युवा वोटर जो है एक जनरेशन शिफ्ट देख रहा है राजनीति में। युवा वोटर जो पहले बार मतदान करेंगे, इन्होंने मोदी के 10 साल को देखा है, तो जाहिर सी बात है इनमें वो जनरेशन शिफ्ट नजर आ रहा है। और जो करेक्शन किए जा रहे हैं, इतिहास के बात जो बताया जा रहा है कि किस तरह से कई गलत फैसले हुए थे पिछले शासन में, पिछले केंद्र सरकार की शासन में। उदाहरण के तौर पर कच्चतीबू की बात जब हम करते हैं तो किस तरह से एक गलत फैसले के चलते एक अहम जीत का हिस्सा जो है वो श्रीलंका को चला गया। तो ये जो है युवाओं को इस बात की अब समझ है, वो जज करने लगे हैं क्योंकि ये एक नया जनरेशन है और वो समझते हैं राजनीति को, वो प्रैक्टिकल हैं और वो महज भावनाओं के आधार पर अपना वोट नहीं देना चाहते। तो जाहिर है युवाओं के लिए जो बीजेपी जो विकसित भारत की बात करता है, जो एम्पावरमेंट की बात करती है बीजेपी, ये तमाम चीजें युवाओं को काफी लाभदायक नजर आती हैं। देखिए, जो फ्री बस स्कीम की बात हम करते हैं कर्नाटक सरकार की, इनमें से हर इलाके में फ्री बसेस हैं, लेकिन कई छात्र हैं, कई युवा छात्र हैं जो मानते हैं कि फ्री बस सर्विस की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बसेस भरी हुई जाती हैं, उनके कॉलेज के सामने बस रुकती नहीं। तो ये युवा हैं जो वो जानते हैं कि फ्री बीज यानी इस तरह की गारंटीज से कितना नुकसान होगा, किस तरह से समाज को आगे ले जाने के बजाय इसे पीछे खींचने वाली बात बनती जा रही है। तो ये युवा पीढ़ी है जो जानती है कि विकसित भारत का नारा और 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं के लिए तैयार किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल की बात करते हैं और कृषि से लेकर स्पेस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं के लिए कई मौके, कई उनके लिए फैसिलिटीज तैयार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। तो जाहिर है इन लोगों में वो ताकत है कि वो जज करें, वो देखें कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए और आगे एक बेहतर नागरिक बनने के लिए उन्हें क्या क्या किस तरह की चीजें उनका साथ देंगी। तो युवा पीढ़ी जो है वो जनरेशनल शिफ्ट के तहत देख रही है कि बीजेपी किस तरह से युवाओं को इस विकसित भारत का हिस्सा बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को न्यू इंडिया की नींव मानते हैं। हमेशा से जब भी वो संबोधित करते हैं युवाओं को, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो कल्चरल फील्ड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उनकी हर योजना का हिस्सा युवा होते हैं। और उसके अलावा महिलाएं, खासकर महिलाएं जो है वो अब बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं अब डिसीजन मेकर्स हैं। खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं की भी अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक के बाद कई सारे ऐसे बदलाव हमने देखे हैं परिवारों में जहां पर महिलाएं डिसीजन मेकर्स हैं। और ये जो है बीजेपी के पक्ष में, ये तमाम फैक्टर्स जो है बीजेपी के पक्ष में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब बात करते हैं विकसित भारत की, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए एक एडवांटेज फैक्टर के तौर पर साबित होते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की भीड़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए
लाखों की संख्या में जुड़ जाती है। हर शहर में इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोयम्बतूर हो, दक्षिण के शहरों में हमने देखा, चाहे वो केरल हो, इन तमाम इलाकों में इसी तरह का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देखने को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी ने अपने आप को उस तरह से पोजीशन किया है जिस तरह के युवा उन्हें एक्सेप्ट करे। केरल में कुछ साल पहले तक ऐसी बात नहीं थी। केरल में बीजेपी को एक उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने बाद में इस इलाके की जो यहाँ की युवाओं की जो सोच है उसके आधार पर बीजेपी ने अपने आप को पोजीशन किया और अपने आप को यहाँ पर विकास की धारा के साथ युवाओं को जुड़ने लगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कर्नाटक में भी कई योजना युवाओं के लिए कई योजनाओं को लागू किया, ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं और बीजेपी के लिए एक एडवांटेज फैक्टर बनती है। तो सबसे खास बात यही है कि इस चुनाव में जो जेनरेशनल शिफ्ट है, जो एक जनरेशन के आधार पर जो युवा वोटर है, जो नया वोटर है, जो पहली बार वोट डालने वाले छात्र है, वोटर्स है, वो ये तमाम वोटर जो हैं वो एक नए भारत की उम्मीद के साथ मतदान केंद्र के ओर आगे बढ़ेंगे और उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि साल 2047 का जो प्रधानमंत्री ने जो विजन बनाया है वो उनके लिए है। आगे चलकर नागरिक ये इस देश के नागरिक होंगे और आगे चलकर महिलाएं और युवाओं को जो सशक्त करने की जो प्रधानमंत्री के प्रयास है उसके लिए ये तमाम युवा और खासकर महिलाएं जो है इस विकसित भारत का हिस्सा बनेंगे और इस विकास की कड़ी का हिस्सा बनेंगे। जी आयशा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और उसके बाद 2024 का चुनाव जो कि सामने है वो हम देख रहे हैं। 2014 से इनकी जो जर्नी शुरू हुई, जो इनकी संघर्ष की यात्रा शुरू हुई, वो हम देख रहे हैं साल दर साल वो और ज़्यादा बढ़ती गई और आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो उनका चेहरा सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर उनको देखते हैं। वैश्विक स्तर पर लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस 2024 के चुनाव में ये कितनी मददगार साबित होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है जो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी मैं सुन रहा था आयशा जी का, कि देखिए ये कोस्टल इलाके में आप ये देखिए बीजेपी आज की नहीं है, जहां तक मुझे याद है 91 से बीजेपी यहाँ की 3 सीट पे लगातार जीतती रही है जी। उसके बाद बीजेपी का जो है वो फैलाव उत्तर कर्नाटक की तरफ हुआ था और वहां 2004 से आप देखिए कि बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई और उसके बाद वहां पे सीटें बीजेपी की बढ़ती चली गई थी। तो ये जो ग्राउंड कनेक्ट है ये बीजेपी का बहुत पुराना है जी। और उसके साथ में वहाँ के लोग और वहाँ के युवाओं के साथ में जो जुड़ाव है, जो कल्चरल एस्पेक्ट की बात आपको विस्तार से अभी आयशा जी ने बताया, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें ये समझने की बात जो आज हम देख रहे हैं कि कुलवर्गी के सांसद रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार मैदान में नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सेनापति हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अपने खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने बदले में अपने दामाद को वहां से टिकट दिलवाया है। तो आप ये सोचिए कि इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है जब सेनापति खुद जो कमांड चीफ होता है पार्टी का और वो चुनाव में नहीं होता है। जैसे तरह से आप ये देखिए कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भी राज्यसभा पहुंच गई है जी। तो यूपी में देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो परसेप्शन बनता है वो सिर्फ नैरेटिव से नहीं बनता है, वो परसेप्शन आप अपना नैरेटिव तब बनाते हैं जब आप लोगों के बीच में जाते हैं। तो बीजेपी का जो कमांडर के रूप में नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप को लेके अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो ये खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अपने साथ में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को इस जंग में, इस लड़ाई में वो एक साथ लेके चलते हैं। तो ये जो लीडरशिप का कनेक्ट है वो आपको बेंगलुरु में भी दिख रहा है या देश के किसी भी हिस्से में दिखता है। जब बात आप पूछ रहे थे 2014 से लेके और लगातार, तो इस चीज को देखिए कि इस देश में ये पहली बात भी मैं चर्चा इस बात को कर चुका हूं कि जो लगातार जो मिलीजुली सरकार का ये दौर रहा है देश में 30 साल, लगभग 2 पीढ़ी के लोग कम से कम इस चीज को देख चुके हैं इस देश में कि मिलीजुली सरकारों का हश्र क्या होता है।
और एक बार अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट उसके सामने में होती है तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में 2014 के बाद आप देखिए कि जितने बड़े फैसले लिए गए हैं वो इस दौर की कहानी है। चाहे आप वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का कर लीजिए, या आर्टिकल 370 का स्कैप देख लीजिए हटने का, या आप राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान, ये पहली बार 500 साल के बाद राम मंदिर में रामलला के रामनवमी का एक भव्य समारोह होने जा रहा है। ये ऐसे अनगिनत ऐसे बदलाव है। जो ये ट्रिपल तलाक की बात कर रही थी, क्या किसी भी देश, इस देश में क्या संभव था मिलीजुली सरकार से कि ट्रिपल तलाक के इशू पे कोई सरकार फैसला ले ले? तो ऐसे जितने भी आप देख रहे हैं, सामाजिक सुधार की बात हो या कानूनी प्रक्रिया में आप देख लीजिए कि इस बार पूरे कानून के आईपीसी का जो ये कानून था, अंग्रेजों का जो कानून था, उसको रद्दो बदल करके एकदम इंडियनाइज्ड कानून देश के सामने में है। लीगल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, अब उसको भारतीय न्याय व्यवस्था बनाया गया है। तो ये सारे बदलाव इस देश ने तब देखा है जब इस देश ने एक स्टेबल गवर्नमेंट देखा है। एक मजबूत सरकार और स्थिर सरकार की बात क्या होती है, ये हमारे पीढ़ी और इसके बाद की जो पीढ़ी है वो 2014 से देखा है। तो आप मिलीजुली सरकार का एक्सपीरियंस भी लोगों के सामने में है 2013 तक में और उसके बाद का। तो वो जब लोगों के सामने में होता है तो एक बार जरूर इन फ्रीबी और इन सारे एजेंडा से हटके लोग अपनी स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व की ओर जब देखते हैं, तब नरेंद्र मोदी चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, भीड़ क्या जो उल्लास है, जो चीयर्स है, जो अभिवादन है, वो ऐसे ही मिलता है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीति है, सत्ता के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना संघर्ष होता है, हर पार्टियां चाहती है कि वो सत्ता में आए, ये उनका अपना एक हक भी बनता है। लेकिन ये जब आप एक पैरेलल में एक अल्टरनेट बनने के लिए जाते हैं नरेंद्र मोदी का, तो आपको उसके लाइफ में उस चीज को आपके लोगों में लेके जाना पड़ेगा जो आपका व्यवहारिक दिखे, उस कमिटमेंट को लेके जाना पड़ेगा जो लोगों को यकीन हो। और ये यकीन दिलाने में अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होता है तो आप मान सकते हैं कि 2003 बार भी अगर मोदी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, तो ये मोदी है इसलिए मुमकिन है। बिल्कुल। सांस्कृतिक पहलुओं पर भी अगर हम जोर दें तो हमने देखा है कि सेंगोल से लेकर तमिल संगमम तक ये भी तमाम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, ये अब की बार के चुनाव में खासा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। विनोद जी, डेफिनेटली देखिए, ये उत्तर दक्षिण की जो बात हम लोग जब कभी करते हैं, ये एक फेक नैरेटिव से इस देश में बरसों तक इस चीज को रखा गया था। ये जितने रीजनल पार्टियां हैं उनका अपना अपना एक जो नैरेटिव रहा है, कभी एंटी नॉर्थ नैरेटिव है, कभी एंटी हिंदी नैरेटिव है, और ये नैरेटिव को लेके वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ की रीजनल पार्टियां अपने जनरेशंस को लाते रहे हैं पॉलिटिक्स में। ये भी इस दौर का कमाल है कि जब आप देखते हैं कि काशी तमिल संगमम का में आप जब साउथ इंडिया तमिलनाडु के वो सारे लोग जब काशी पहुंचते हैं, तमिल के अपनी वो भव्यता को वहां पे देखते हैं, अपनी वो पुरानी संस्कृति को वहां पाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि अभी तक उत्तर दक्षिण की जो एक खाई बनाई गई थी वो नकली थी। तो इसको पाटने के साथ साथ आप जब देखते हैं कि भव्य नया पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ था और आपके सामने वो सेंगुल नेतृत्व करते हुए आगे आया था, तो दक्षिण भारत के वो चोल राज्य की जो परंपरा थी, उसकी जो संस्कृति थी सेंगुल की, वो सेंगुल जब दक्षिण भारत के लोगों ने देखा होगा तो उसे लगा होगा कि इस पार्लियामेंट में ये जो राजदंड है, ये जो ध्वज है, वो स्थापित है जो भारत की एक सांस्कृतिक एकता के लिए आप समझिए कि एक मजबूत कड़ी है। तो इतने सारे चीजें प्रयास होना अभी बाकी था। हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे तमिलनाडु में जब पीएम का रोड शो था, तो हम देखिए ये देश में कैसे नैरेटिव का था, कांग्रेस की वहां सरकारें थी, लगातार कांग्रेस की सरकारें तमिलनाडु में थी, लेकिन अगर ये कांग्रेस वहां 50 साल बाद भी अभी लौट नहीं पाई है तो उसकी वजह ये है कि वो या लगातार डीएम के भरोसे या कभी एआईडीएम के भरोसे वहां अपनी सब पार्टियों की वहां गतिविधि और इलेक्शन का फॉर्मेलिटी पूरा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 2024 में बीजेपी को लेके, अगर वहां एक बीजेपी एक पार्टी को लेके 9 छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में वहां नवरत्ना बना के लड़ने के लिए तैयार है और डीएम को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है आज, ये बात तो कभी कांग्रेस भी कर सकते थे,
कांग्रेस के नेतृत्व भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो यही यूपी में कर सकते थे, बिहार में कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप अगर इस तरह से ये इंडिया गठबंधन जैसे गठबंधन, यूपीए गठबंधन जैसे गठबंधन लेके सिर्फ अगर ये फॉर्मूला पे काम करती रहेगी, ये नेतृत्व की अगर पूरी फिलोसफी कि ये हमको सिर्फ मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो शायद इस देश में अब इस चीज को बेईमानी लोग मानते हैं। लीडरशिप को कम से कम मोदी के पैरेलल में वो नेतृत्व देना होगा, तभी शायद मुझे लगता है कि देश एक फैसला लेने के हक में होगा। गौरव जी, विनोद जी अब बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा, ग्राउंड जीरो पर जब हम देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर 2019 में हमने 25 सीटें देखी और अब की बार 28, तो कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर है और अब की बार उनको और ज्यादा कोशिश करनी है कि 28 में से 28 सीटें आ पाए। किस तरह की रणनीति? बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो बीजेपी की इस बार की रणनीति कर्नाटक में रंग लाती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया है और जेडीएस के साथ अलायंस है यहाँ पे। तो ये जो है एक कास्ट इक्वेशन के तहत अगर हम देखें तो वोकलिगा समुदाय जिस पर जो जेडीएस पार्टी का ज्यादातर उसमें डोमिनेशन है, तो ये जो वोकलिगा कास्ट के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीएस के बीच, ये दोनों पार्टियां मिलकर ग्राउंड लेवल पर एक यूनाइटेड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई आला नेता जो है मिलकर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मिलकर प्रचार किया मैसूर क्षेत्र में। कुमारस्वामी मौजूद थे इस वक्त। तो ये जो अलायंस की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोकलिगा वोट बेस है ओल्ड मैसूर रीजन में, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलायंस के तहत देखें तो हम जेडीएस के लिए बेहद जरूरी था बीजेपी के साथ जुड़ना, क्योंकि जेडीएस की पहचान के लिए, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में जेडीएस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जेडीएस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे। तो जेडीएस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा। तो बीजेपी इसका भरपूर कास्ट इक्वेशन का फायदा उठाते हुए ये रणनीति यहाँ पर तैयार की है और ये ग्राउंड लेवल पर दिख रही है कि किस तरह से आला नेता मिलकर प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से जेडीएस और बीजेपी कांग्रेस सरकार की कई खामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी कमजोरियां गिना रहे हैं और उनके जो स्कीम्स है उसे एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये रणनीति बीजेपी के पक्ष में रहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सीट पर टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। तो ये भी एक थोड़ा अंडरकरेंट बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है एज ए पार्टी, जब आखिरी वक्त तक जब वोटिंग तक बीजेपी इस पूरे मामले को सुलझा लेती है और एकजुट होकर हर जीत को हासिल कर लेती है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये चुनौती कुछ हद तक बीजेपी के सामने अभी भी रही। कम से कम 10 सीटों पर कुछ बीजेपी के नेता नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कही जाती है और जो बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री का 10 साल प्रधानमंत्री ने केंद्र में जो शासन दिया, ये तमाम चीजें जो है इसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। तो ये जो है बीजेपी का एक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज के तहत बीजेपी कर्नाटक में जो लक्ष्य रखा है 28 की 28 सीटें जीतने का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते। जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे थे, तो मोदी है तो मुमकिन है। तो यही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और उन्हें यही कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर ये फॉर्मूला बीजेपी चलाती आ रही है पिछले 2 टर्म से, तो इस तीसरे टर्म में ये फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा? तो इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी
इन तमाम फैक्टर्स को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और ग्राउंड पर यही रियलिटी नजर आ रही है कि कैसे बीजेपी एक एक चप्पे पर एक एक बूथ पर अपनी मजबूती। देखिए बीजेपी का सबसे ज्यादा उसकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है। बूथ पर बीजेपी कैसे पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी बनाती है, एक एक बूथ पर एक एक लीडर को तैयार करती है। और बीजेपी की एक और खासियत है कि वो एक हर कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जो फुट सोल्जर्स है, उन्हें भी अहमियत देती है, उन्हें पार्टी का हिस्सा मानती है। तो ये जो है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत बीजेपी अपनी जीत में बदलती जा रही है और इस चुनाव में भी ये रणनीति साफ नजर आ रही है।